बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 9 जैव विकास के वाद तथा क्रियाविधि अर्थात थ्योरीज एंड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के अंतर्गत पार्ट 1 लेकर के आए हैं। अगर चैप्टर 8, 7, 6 यानी कि चैप्टर 9 के पहले के सभी चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाइए, देखिए एकदम फ्री में अपलोडेड है। आप लोग जाकर के बहुत ही आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से वो सभी चैप्टर समझ सकते हैं। तो आज के पार्ट में विकास के प्रमुख वाद यानी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को समझाएंगे। तो आपको बता दें, जो विकास के वाद हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। एक तो लैमार्कवाद, पहला लैमार्कवाद है, और इसके बाद दूसरा है डार्विनवाद और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। तो ये 3 वाद हैं। जो लैमार्कवाद है इसे फ्रांस के वैज्ञानिक ने दिया था, फ्रांस के जीव वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। जीव वैज्ञानिक ने 1809 में प्रस्तुत किया था। किसने? तो लैमार्क ने। फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे लैमार्क, इन्होंने 1809 में लैमार्कवाद प्रस्तुत किया था। जो डार्विनवाद है इंग्लैंड के प्रकृति वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1858-59 में डार्विनवाद प्रस्तुत किया था या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया था। और जो उत्परिवर्तनवाद है इसे हुंगो डिवरीज ने, ये कौन थे? तो वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1886 में एक पौधा था ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर प्रयोग किया था और उत्परिवर्तनवाद दिया था। तो लैमार्कवाद को लैमार्क ने सन 1809 में दिया, डार्विनवाद को इंग्लैंड के प्रकृति वैज्ञानिक सन 1858-59 में डार्विन ने दिया था, और उत्परिवर्तनवाद को हुंगो डिवरीज ने दिया था। ये वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1886 में ओइनोथेरा लैमार्कियाना यानी संध्या प्रिमिरोज नामक पौधे पर प्रयोग किया था। चलिए इन सब को एक एक करके चित्रों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो देखिए, पहला है लैमार्कवाद। तो मैंने आपको बताया सन 1809 में फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे, कह लीजिए जीव वैज्ञानिक लैमार्क ने लैमार्कवाद प्रस्तुत किया था। इनका अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए तो इनका पूरा नाम था जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। इनका पूरा नाम क्या था? जीन बैटिस्ट डी लैमार्क इनका पूरा नाम था। और ये फ्रांस के जीव वैज्ञानिक, और इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक इन्होंने सन 1809 में लिखी थी। फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक सन 1809 में इन्होंने प्रकाशित की थी। और इसी पुस्तक में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इसी पुस्तक पे इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इसे ही लैमार्कवाद कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? लैमार्कवाद कहा जाता है। इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने बताया था जैसे कोई जीवधारी है, जैसे कोई जीव है, तो इसमें रहन सहन, स्वभाव और विशेष लक्षण, यानी कि कोई भी जीवधारी है, जीवों के रहन सहन, उसका स्वभाव, उसके लक्षणों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी लैमार्क ने कहा था कि कोई भी जीव है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं, इसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो वातावरण है, वातावरण में जब परिवर्तन होता है तो वातावरण में चेंजेज आने से, परिवर्तन होने से
जो जीव हैं इनके कुछ अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, और जो अंग कार्य करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, ये इन्होंने बताया था। यानी रहन सहन, स्वभाव और लक्षणों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और वातावरण में जब परिवर्तन होता है, जब चेंजेज होते हैं, तो परिवर्तनों से जीवों के कुछ अंग जो होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, और जो अंग कार्य करना बंद करते हैं वो धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो अंग कार्य करते रहते हैं उनकी क्षमता बढ़ती जाती है और वो बढ़ते जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, इन्होंने बताया था कि जो जिराफ थे, जैसे कोई प्रलय वगैरह आई तो जिराफों को नीचे भोजन नहीं मिल रहा था, घास नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने बताया था कि जो जिराफ थे, जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए अपनी अगली टांगों को उचकाते थे और गर्दन को भी लंबी करते थे। अगली टांगों को भी उचकाते थे, अगली टांगों को उचकाते थे और गर्दन को लंबी करते थे, जिसकी वजह से इनके ये अगली टांगे और गर्दन लंबी होती गई, और फिर इनकी संतानों में भी यही लक्षण गए, उनकी भी अगली टांगे और गर्दन लंबी हो गई। ये इनका बताने का मतलब था। मतलब वातावरण के प्रभाव से अंगों का अनुप्रयोग और उपयोग बताया था इन्होंने। यानी कि वातावरण के प्रभाव से अगर कोई अंग कार्य करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे वो लुप्त हो जाता है, और जो अंग कार्य करता रहता है उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर जिराफ में बताया था कि अगली टांगों को उचकाया, उनका अधिक प्रयोग किया तो वो आकार में बढ़ती गई, जिससे लंबी टांगे हो गई, और गर्दन का अधिक प्रयोग किया तो गर्दन भी अधिक लंबी हो गई। इस प्रकार से धीरे धीरे करके नई पीढ़ियों का विकास हो जाता है या नई जीवों का विकास हो जाता है। देखिए, ये पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। चलिए डार्विनवाद पर आते हैं। अब दूसरा है डार्विनवाद, या इसे प्राकृतिक चयन भी कहा जाता है, यानी डार्विनिज्म या नेचुरल सिलेक्शन। ये 12th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैमार्कवाद ऐसे ही बता दिया गया है, लेकिन डार्विनवाद मुख्य रूप से कक्षा 12 के सिलेबस में है। आपको बता दें कि इस सन 1859 में जो डार्विन थे, डार्विन का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे अगर कहा जाए तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, पुस्तक प्रकाशित की। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये इनकी पुस्तक का नाम था। जबकि लैमार्क की पुस्तक क्या थी? फिलॉसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक थी। और बता दें, ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में इन्होंने प्राकृतिक चयन या डार्विनवाद प्रस्तुत किया था। इसी में डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया था। और इसमें वास्तव में इन्होंने बताया क्या था? 2 पॉइंट थे। एक क्या था कि जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं, अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं। कोई भी जीवधारी है अगर किसी वातावरण में रह रहा है तो वो उस वातावरण के अनुकूल बन जाता है, अनुकूल हो जाता है, और अनुकूल बन करके उस वातावरण के प्रति एडॉप्टेशन लेकर के संतानोत्पत्ति करता है, संतान को उत्पन्न करता है। और फिर इसी में आगे इन्होंने क्या जोड़ा था? दूसरी बात क्या थी? जो जीव अपने को उस वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते, वह कालांतर में धीरे धीरे करके कालांतर में नष्ट हो जाते हैं। और जो जीव अनुकूल हो जाते हैं
उस वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं वह जीवित रहते हैं। यही प्राकृतिक चयन है या इसे ही प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इन्होंने बताया कि जो जिराफ थे, जिराफ पहले से ही कुछ लंबी गर्दन वाले थे और कुछ छोटी गर्दन वाले थे। तो जब प्रलय आई, नीचे घास वगैरह नहीं मिली, तो जो जिराफ लंबी गर्दन वाले थे वे खाना खा पाए, पत्तियों को खा पाए, इसलिए जीवित रहे। और जो जिराफ छोटी गर्दन वाले थे वे भोजन न कर पाने के कारण मर गए, मृत्यु हो गई। यही इन्होंने बताया कि जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं। अगर कोई भी जीवधारी है उस वातावरण के अनुकूल हो जाता है, अनुकूल बन जाता है, तो वो जीवित रहेगा और संतान उत्पत्ति करता रहेगा। लेकिन जो जीव अपने को उस वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते हैं, उस वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाते हैं, वे धीरे धीरे करके कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो जीव उस वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं वे जीवित रहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चयन कहा जाता है या प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। तो ये डार्विन ने बताया था। तो इनके डार्विन के सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट थे, चलिए आपको बताते हैं। या डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन में कौन कौन से तथ्य थे, आपको समझा देते हैं। तो देखिए, जो डार्विनवाद है, डार्विन जो वाद है, इसमें मुख्य रूप से एक तो तथ्य था कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। इन्होंने पहला क्या बताया था कि कोई भी जीवधारी है उसमें प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अपार, प्रचुर क्या है, यानी अपार संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। जैसे एक जो खरगोश होता है, ये वर्ष में, कह लीजिए, वर्ष में 4 बार बच्चे देता है। 4 बार बच्चे देता है। एक खरगोश वर्ष में 4 बार बच्चे पैदा करता है और एक बार में 4 बार पैदा करता है और एक बार में 4 से 6 बच्चे पैदा करता है। वर्ष में 4 बार बच्चे पैदा करता है और एक बार में 4 से 6 बच्चे पैदा करता है। इसी प्रकार से जो समुद्री सीपी होती है वो लगभग में हर साल 6 करोड़ अंडे देती है। 6 करोड़ अंडे देती है। जो पहले तो खरगोश को बताया, फिर दूसरा है समुद्री जो सीपी होती है, हर साल लगभग में 6 करोड़ अंडे देती है। इसी तरह से जो ऑयस्टर होता है, ऑयस्टर में जो एक मादा होती है, ऑयस्टर में जो एक मादा होती है, जनन काल में, अपने जनन काल में 10 लाख अंडे देती है। 10 लाख अंडे देती है। ऐसे ही जो मादा एस्कैरिस होती है, जो मादा एस्कैरिस है, वो अपने जीवन काल में 2.7 करोड़ अंडे देती है। 2.7 करोड़। इसीलिए डार्विन ने बताया कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अपार संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। तो इस तरह से ये पहला इनका तथ्य हो जाएगा कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अब दूसरा तथ्य है, दूसरा तथ्य क्या था? जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए लड़ाई या संघर्ष। इसमें इन्होंने क्या बताया था? जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए लड़ाई में क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया जब इतने सारे जीव पैदा हो जाते हैं, मैंने अभी पहले पॉइंट बताया था, तो उनमें संघर्ष होता है। कैसा संघर्ष? एक तो सजातीय संघर्ष हो सकता है, सजातीय संघर्ष हो सकता है, मतलब एक ही जाति के जो जीव होते हैं, जो एक ही जाति के जीव हैं, उनके बीच में जो संघर्ष होता है उसे सजातीय संघर्ष कहा जाता है। चाहे वो रहने के लिए हो, यानी स्थान के लिए हो, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो जनन के लिए हो, तो एक ही जाति के जीवों के बीच होने वाला ऐसा संघर्ष
क्या कहलाता है, सजातीय संघर्ष कहलाता है, तो उसे ही जीवन संघर्ष कहा जाता है। यानी कि उन सभी में स्थान के लिए, भोजन के लिए, रहने के लिए, या कह लीजिए जनन के लिए संघर्ष होते हैं। और इसी तरह से दूसरा संघर्ष होता है अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय संघर्ष, तो अंतरजातीय में क्या होता है कि जो विभिन्न जातियां होती हैं, जो विभिन्न जातियों के जीव होते हैं, उन जीवों के बीच में जो संघर्ष होता है, चाहे वास स्थान के लिए हो, चाहे वायु के लिए हो, चाहे जल के लिए हो, चाहे प्रकाश के लिए हो, इनके बीच संघर्ष होता है, या प्रतिस्पर्धा होती है, या लड़ाई होती है। और तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष, तो वातावरणीय में जैसे अधिक गर्मी है, सर्दी है, अधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, सूखा, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो ये जीवन संघर्ष हो जाएगा, इनका दूसरा तथ्य हो जाएगा। फिर तीसरे तथ्य पर आते हैं। तीसरा था डार्विन का विभिन्नताएं व आनुवांशिकता, यानी कि वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। ये तीसरा तथ्य इन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में, प्राकृतिक चयन में या डार्विनवाद में। विभिन्नताएं और आनुवांशिकता मतलब कोई भी जीव है, उस जीव के जीवित रहने के लिए सभी जीवों में समान संघर्ष नहीं करना पड़ता है। यानी जितने भी जीव होते हैं उनमें समान संघर्ष नहीं होता है। कुछ जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरण में अनुकूल हो जाते हैं, जो अनुकूल हो जाते हैं उनको संघर्ष अधिक नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो अनुकूल नहीं हो पाते हैं, जो जीवों में कुछ भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होते हैं, यानी बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो विभिन्नताओं के कारण क्या होता है कि कुछ जीव उस वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं और बहुत से जीव उस वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाते हैं, नहीं बन पाते हैं। यानी कि जीवों में विभिन्नताएं जो होती हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, इनके कारण भी उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो विभिन्नताएं हैं ये आनुवांशिक होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती हैं। यानी कुछ विभिन्नताएं जो होती हैं वो जीवन संघर्ष में लाभदायक भी होती हैं और कुछ हानिकारक भी होती हैं। जो लाभदायक होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं, उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। और फिर अगला इन्होंने बताया था चौथा कि योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये अगला था, चौथा इनका तथ्य था। यानी कि जो योग्य है वही जीवित रहेगा और जो योग्य नहीं है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी जो जीवन संघर्ष हुआ उस जीवन संघर्ष में वही सफल होता है। जीवन संघर्ष में वही सफल होते हैं जिनके शरीर की जो रचना होती है, रचना उनके पर्यावरण के अनुकूल होती है, या उस पर्यावरण में वे अनुकूल रहते हैं, या सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। वही उस वातावरण के योग्य होते हैं या योग्यतम होते हैं या फिटेस्ट होते हैं, कह सकते हैं। फिटेस्ट यानी योग्यतम होते हैं। तो वह स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश या जाति को चलाने के लिए योगदान देते हैं। इसी को डार्विन ने क्या कहा था, प्राकृतिक चयन कहा था। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा था, क्योंकि प्रकृति उनका चयन करती है, इसलिए इसी को प्राकृतिक चयन कहते हैं। चलिए अगले इनके सिद्धांत पर आते हैं। इनका पांचवा सिद्धांत था बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। यानी जो वातावरण चेंज हो रहा है, क्योंकि जो वातावरण होता है वो हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, और बदलते वातावरण में अगर कोई जीव रह रहा है तो जीवों को जो भौतिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण जो होता है, जैसे नमी आ गई, वर्षा आ गई, और ऐसे ही तूफान आ गया, बिजली चमकने लगी, तो ये जो भौतिक वातावरण होता है इनसे जीवों को जूझना पड़ता है। बदलते वातावरण में भौतिक वातावरण से जीवों को जूझना पड़ता है, और ऐसे वातावरण में या बदलते वातावरण में कह लो, ऐसे वातावरण में केवल वही जीव जीवित रहते हैं, वही जीव जीवित रहते हैं जिनमें उस वातावरण के प्रति ढलने की क्षमता होती है। यानी जो इस वातावरण में अपने आप को इस वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं, इस वातावरण के अनुरूप हो जाते हैं, वही जीव जीवित रहते हैं, अन्य सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। अब चलिए इनके अंतिम सिद्धांत पर आते हैं।
अब डार्विन का छठवां सिद्धांत था नई जातियों का विकास। नई जातियों का विकास, देखिए, यानी कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। तो जो डार्विन थे, जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, इनके अनुसार जो जीव होते हैं, कोई भी जीव है, जीव में विभिन्नताएं, जो विभिन्नताएं होती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, संतान में, एक संतान में गई, फिर दूसरी संतान में गई, फिर तीसरी संतान में गई, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं, जिससे कोई भी जो जीवधारी है, वो जीवधारी अपने पूर्वज से भिन्न हो जाता है। भाई यहाँ ऐसा जीव था, इसमें विभिन्नताएं आई, वेरिएशंस आए, फिर इनकी संतान हुई, उसमें वेरिएशंस आए, फिर इनकी संतान हुई, उसमें वेरिएशंस आए। तो धीरे धीरे करके ये जो जीव बना, ये इस जीव से भिन्न हो जाता है, यानी कि अपने पूर्वज से भिन्न हो जाता है, और धीरे धीरे अपने पूर्वजों से इतना ज्यादा भिन्न हो जाते हैं कि नई जाति का विकास हो जाता है, नई जाति बन जाती है। इस आधार पर जाति के उद्भव का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, या जातियों के विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। और उदाहरण भी दिया था, जैसे शेर है, चीता है, तेंदुआ है। शेर, चीता, तेंदुआ, इनका स्वभाव लगभग एक ही जैसा होता है, इनकी रचना लगभग एक ही जैसी होती है, काफी कुछ मिलता जुलता है। ये सभी मांसाहारी होते हैं, सभी मांसाहारी होते हैं। इनकी अंगुलियों पर नाखून पाए जाते हैं, जो अंगुलियां होती हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इनका विकास इनके कभी एक ही पूर्वज से हुआ होगा, यानी ये सभी एक ही पूर्वज की संतानें होंगी। इस तरह से नई जाति का विकास हो जाता है, अलग अलग अब नई नई जातियों का विकास हो गया है। तो ये हो जाएगा डार्विनवाद का सिद्धांत। अब चलिए नव डार्विनवाद को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या चेंजेस किए थे नव डार्विनवाद में। नव डार्विनवाद या विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद, जैसे न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। जो मेंडल थे, नव डार्विनवाद कब बना? जब मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम दिए, तो आनुवांशिकी के नियमों के खोजों के आधार पर, जो मेंडलवाद था उसके आधार पर डार्विनवाद में कई संशोधन किए गए, कई चेंजेस किए गए। तो उसे चेंज किए गए सिद्धांत को नव डार्विनवाद कहा जाता है, या फिर इसे ही जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद भी कहा जाता है, यानी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे डोब्जा स्काई, इनकी पुस्तक थी एक आनुवांशिकी एवं जातियों का विकास। इनकी पुस्तक का नाम था डोब्जा स्काई की आनुवांशिकी एवं जातियों का विकास, यानी जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से सिद्धांत की नींव पड़ी है। और जो जूलियन हक्सले थे, जूलियन हक्सले ने सन 1942 में उपर्युक्त जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम दिया था नव डार्विनवाद या विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद। इस सिद्धांत में क्या था? पहला इन्होंने बताया कि जो आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं या जो आबादी होती है, आबादी के जीन कोष में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, पहला ये था। और दूसरा था एक ही जाति के विभिन्न आबादियों का जननिक पृथक्करण। और तीसरा था प्राकृतिक वर्ण। चौथा था अनुकूलन का आनुवांशिक आधार, ये चेंज था थोड़ा, आनुवांशिक आधार पर था। और पांचवा था नई जातियों का विकास। पांचवा क्या था? नई जातियों का विकास। तो इस तरह से इन्होंने नव डार्विनवाद दिया। चलिए इन सब को परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। चलिए अब लैमार्कवाद परीक्षा में कैसे लिखेंगे, नोट्स सहित आपको दिखा देते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने सन 1809 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक में विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
मतलब आपको बता दें कि जो ये लैमार्क थे, इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था। इनका पूरा नाम क्या है? कभी कभी पूरा नाम पूछ लेते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था और ये फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे। फ्रांस के जीव वैज्ञानिक, इन्होंने सन 1809 में अपनी पुस्तक, यानी कि इनकी पुस्तक कौन सी थी? फिलासफिक जूलॉजिक। पूछ लिया जाता है कि लैमार्क की पुस्तक कौन सी है या फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसकी है, तो फिलासफिक जूलॉजिक इनकी पुस्तक थी। इन्होंने अपनी पुस्तक में विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो लैमार्क ने जो विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसी विकास के सिद्धांत को लैमार्क का सिद्धांत कहा जाता है या लैमार्कवाद कहा जाता है या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि लैमार्कवाद की मूल धारणाएं क्या थीं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्किज्म क्या था। तो पहला है वातावरण का सीधा प्रभाव, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें लैमार्क ने बताया कि जीवों पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब इनके अनुसार जीवों के रहन सहन, स्वभाव और लक्षणों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और इन प्रभावों से जीवों के आकार, रचना और स्वभाव में परिवर्तन होते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जीवों के शरीर पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है और ये जो प्रभाव पड़ता है, इससे जीवों का जो आकार होता है, जो रचना उनकी होती है और जो स्वभाव होता है, उसमें चेंजेज आ जाते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि उस पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है और जिसके बाद या जिसके फलस्वरूप उसके जीवन यापन के ढंग में, स्वभाव में और उसके स्ट्रक्चर यानी संरचना में परिवर्तन होते हैं। फिर दूसरा है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि वातावरण के प्रभाव से जीव के किसी अंग का निरंतर उपयोग उस अंग को अत्यधिक विकसित, क्रियाशील तथा शक्तिशाली बनाता है, किंतु इसके विपरीत कुछ अंगों में कम उपयोग के कारण उनका विकास कम हो जाता है अथवा रुक जाता है। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है उनका विकास या डेवलपमेंट रुक जाता है या फिर कम हो जाता है और ये अंग विकास क्रम में निरंतर छोटे होकर ह्रासित या अवशेषी अंग बन जाते हैं। यानी जिनका उपयोग नहीं हुआ वो अंग इन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके छोटे हो जाते हैं या फिर वो पूर्णतः समाप्त ही हो जाते हैं। कहने का मतलब टोटल इनका इस पॉइंट का ये है कि वातावरण के प्रभाव के कारण जीवों में शरीर के सभी अंग एक समान प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं और किसी विशेष वातावरण में कोई भी विशेष अंग अधिक उपयोग में आता है और अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। लैमार्क ये कह रहे हैं कि जिनका उपयोग अधिक होता है, अधिक किया जाता है, वो अधिक विकसित हो जाते हैं। जो अंग उपयोग में नहीं आते हैं वह धीरे धीरे ह्रासित हो जाते हैं, डीजेनरेटेड हो जाते हैं या कह लीजिए कि विलुप्त हो जाते हैं। ये भी कहा इन्होंने, अंत में लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी ये अंग अवशेषी अंगों के रूप में रह जाते हैं, ये भी बोल दिया। यानी कभी कभी क्या होता है, वो छोटे होकर के अवशेषी अंग के रूप में रह जाते हैं। तो ये अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत कहलाता है। अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग का प्रभाव मतलब अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत है ये। इनका कहने का टोटल मतलब इसमें ये था कि जिस अंग का हम अधिक प्रयोग करेंगे वो अधिक विकसित होगा और जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट है बढ़ने की प्रवृत्ति, यानी टेंडेंसी टू ग्रो। तो सभी जीवों में जैव विकास के अंतर्गत शरीर और इसके अंगों की वृद्धि की प्रवृत्ति प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक होती है। जो बढ़ने की प्रवृत्ति है, इन्होंने क्या बताया कि जीवों के शरीर और उनके अंगों में लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। जो जीव का शरीर है, जो जीव के अंग हैं, वे लगातार धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। टेंडेंसी टू ग्रो यानी बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। फिर अगला पॉइंट है
उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, किसी भी जीव के जीवन काल में वातावरण के सीधे प्रभाव से विभिन्न अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग से तथा बढ़ने की प्रवृत्ति से जीव के शरीर में अनेक नए गुण या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो चीजें ऊपर बताई उससे इन्होंने क्या कहा कि इन क्रियाओं से जीव के शरीर में अनेक नए गुण या लक्षण पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसे लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहा जाता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। और ये सभी लक्षण संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत भी होते हैं। जो लक्षण उपार्जित होते हैं, इन्होंने क्या कहा कि वे लक्षण वंशागत भी होते हैं। मतलब कुल मिलाकर इस पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा अनुपयोग से जीवों में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित यानी बाद में जो अर्जित किए गए लक्षण, उन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है। और उपार्जित लक्षण संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, यानी उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण जाते रहते हैं। इसमें इन्होंने बताया, अतः उपार्जित लक्षणों की संतान में पहुंचने की क्रिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाती है। यानी कि जो उपार्जित लक्षण है, जो बाद में अर्जित किए गए लक्षण, ये जब संतान में पहुंचते हैं तो इसी क्रिया को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि यदि यही क्रम धीरे धीरे करके चलता रहे, मतलब कई पीढ़ियों तक चलता रहे, तो संतानों में धीरे धीरे करके परिवर्तन होते जाते हैं और अंत में जीव में कुछ ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं जिनसे जीव अपने पूर्वज से पूरी तरह से अलग हो जाता है। जैसा पूर्वज था उससे बिल्कुल ही भिन्न हो जाता है। इसे नई जाति की उत्पत्ति कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज कहा जाता था। ये बताया लैमार्क ने, यानी लैमार्कवाद में ये बात बताई गई है। चलिए अब लैमार्कवाद के प्रमाण अर्थात एविडेंस ऑफ लैमार्किज्म को समझा देते हैं। तो लैमार्क ने अपने जैव विकास के सिद्धांत को समझाने तथा उसकी व्याख्या के समर्थन में 2 उदाहरण मुख्य रूप से प्रस्तुत किए। और भी कई उदाहरण थे, लेकिन 2 उदाहरण हम आपको बताएंगे, जिसमें से पहला है जिराफ की लंबी गर्दन, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। तो जिराफ के पूर्वज प्रारंभिक काल में छोटे कद व छोटी गर्दन वाले होते थे। लैमार्क ने क्या बताया कि जो जिराफ के पूर्वज थे वो शुरुआत में प्रारंभिक काल में छोटे कद और छोटी गर्दन वाले होते थे और इनकी अगली टांगें व गर्दन सामान्य आकार के होते थे। जैसे अब होते हैं अगली टांगें बड़ी बड़ी सी, गर्दन लंबी सी, वैसे इन्होंने बताया कि नहीं होते थे। अगली टांगें और गर्दन सामान्य आकार के होते थे और ये हरे भरे घास के मैदानों में वास करते थे। जो हरे भरे घास के मैदान में रहते थे या वास करते थे, अतः इन्हें पर्याप्त मात्रा में हरी घास आदि खाद्य पदार्थ सफलता से उपलब्ध होते थे। जब नीचे ही रहते थे और नीचे ही घास फूस थी, खाने की चीजें थी, तो पर्याप्त रूप से इनको सारी चीजें मिल जाती थी। और फिर कहा कि कालांतर में इन प्रदेशों की जलवायु में व्यापक परिवर्तन हुए, यानी धीरे धीरे करके जहां पर घास वास थी वहां की जलवायु में अनेक व्यापक परिवर्तन हो गए, बहुत सारे परिवर्तन हो गए, जिससे शुष्कता क्रमशः बढ़ने लगी, सूखापन बढ़ने लगा और सूखापन बढ़ने से मैदानों की जो घास थी, जो हरियाली थी, वो सूखने लगी और धीरे धीरे रेगिस्तानों या मरुस्थलों का बनना प्रारंभ हो गया। जब वो सूखने लगी तो धीरे धीरे रेगिस्तान बन गए, मरुस्थल बन गए। परिणाम स्वरूप जो पेड़ पौधे थे ऊंचे ऊंचे होने लगे, जो पेड़ पौधे थे धीरे धीरे करके ऊंचे होने लगे, लैमार्क ने बताया। अतः ऐसी परिस्थितियों में जिराफ के पूर्वज के वंशजों को आहार प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। चूंकि उनकी गर्दन छोटी थी और पेड़ हो गए बड़े बड़े से, तो उनको भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, कठिनाई हो रही थी और अपना पेट भरने के लिए इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ता था। क्योंकि ऊंचे पेड़ थे तो पेट भरने के लिए गर्दन को उचका कर, लंबा करके, पैरों को उचका करके पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था। और इतनी अधिक ऊंचाई के लिए इन्हें बार बार इन्होंने क्या कहा कि गर्दन, सीना तथा अगली टांगों को ऊंचा उठाना होता था या उचकाना पड़ता था और काफी समय तक इस प्रकार व्यायाम करते रहने के कारण इन अंगों का अत्यधिक उपयोग होता रहा।
परिणाम स्वरूप इनकी गर्दन तथा अगली टांगें क्रमशः अधिक लंबी होती गईं। यानी ऐसा करने से, चूंकि ये बार बार टांगों को उचका रहे थे, गर्दन को उठा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके इनकी गर्दन और अगली टांगें धीरे धीरे करके लंबी होती गईं और ये नए लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर स्थायी रूप से धारण करते गए और धीरे धीरे करके नए लक्षण विकसित होते गए, स्थायी रूप से बनते गए। आधुनिक जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाता है और ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है। कुल मिलाकर के जिराफ की लंबी गर्दन के उदाहरण में इन्होंने बताया कि पहले क्या था कि नीचे हरी हरी घास होती थी और उसमें जिराफ जो थे वो सामान्य गर्दन वाले और सामान्य टांगों वाले थे। फिर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो घास सूख गई, जिससे पेड़ जो थे वो लंबे लंबे हो गए और अब इनको भोजन सही से नहीं प्राप्त हो पाता था। तो जिराफों ने क्या किया कि लंबे लंबे जो पेड़ हो गए थे उनके पत्तों को खाने के लिए अपनी अगली टांगों को उचकाया और गर्दन को लंबी किया। ऐसा लगातार करते रहने के कारण उनकी अगली जो टांगें थी वो लंबी हो गई और गर्दन भी लंबी हो गई और फिर यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, जिससे उनकी संतानें धीरे धीरे करके लंबी अगली टांगों वाले और लंबी गर्दन वाले पैदा हो गए। कुल मिलाकर के लेमार्क ने इसमें ये बता लिए। अब डार्विनवाद कैसे लिखेंगे परीक्षा में, आपको दिखा और समझा देते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक अध्ययन द्वारा जैव विकास की अति सुंदर तथा सरल विधि से प्रमाण सहित व्याख्या की है। मतलब जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, इन्होंने प्रकृति का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद जैव विकास की बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से व्याख्या प्रस्तुत की। डार्विन ने अपने और वैलेस के संयुक्त नाम से प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना छपवाई। अब इसमें वैलेस कहाँ से आ गए, तो बता दें कि जैव विकास के संबंध में जैसी व्याख्या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी, सेम वैसे ही व्याख्या अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी दी थी। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने, यानी दोनों के सिद्धांत समान थे, एक जैसे थे। इसीलिए डार्विन ने अपने और वेलेस के संयुक्त नाम से प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना छपवाई। आपको बता दें कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म इंग्लैंड में 12 फरवरी सन 1809 को हुआ था। इंग्लैंड में हुआ, कब हुआ, तो 12 फरवरी 1809 को हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे जिनका नाम रॉबर्ट वारिंग डार्विन था। रॉबर्ट वारिंग डार्विन बचपन से ही ये प्रकृति में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे। जो डार्विन थे, इनको प्रकृति से बहुत ही प्यार, प्रकृति के बारे में जानना, उसमें जीवों का विकास कैसे हुआ, इन सब चीजों में इनकी दिलचस्पी थी। चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश सरकार के बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में विश्व भ्रमण के लिए गए। मतलब बीगल नामक जो जहाज था, ये विश्व सर्वेक्षण जहाज था। इसका संचालन ब्रिटिश सरकार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार। उस जहाज पर डार्विन ने प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में अपना काम किया, यानी प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में गए थे। या कह लो कि इन्होंने बीगल नामक ब्रिटिश लड़ाकू जहाज पर संसार की यात्रा की। और कितने सालों तक की, तो लगभग 5 सालों तक यात्रा की। और 5 सालों की यात्रा के दौरान अनेकों द्वीपों और महाद्वीपों से अनेक जीव जंतुओं, चट्टानों और जीवाश्मों को एकत्रित किया। मतलब इन्होंने 5 वर्षों तक यात्रा की और उस यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर के अनेक द्वीपों में, गैलापागोस द्वीपों में पादपों और जीवों का प्रमाण इकट्ठा किया। विश्व भ्रमण तथा प्रकृति का अध्ययन करने के बाद सन 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित की। और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने जैव विकास को उदाहरण सहित समझाया कि किस प्रकार के जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं, वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रकृति में एक प्रकार की छटनी हुआ करती है। डार्विन के इस सिद्धांत को
प्राकृतिक चयनवाद अर्थात थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यानी इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चयनवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, या एक तरह से कह लो कि डार्विनवाद को ही प्राकृतिक चयनवाद कहा जाता है। और यह वाद कई तथ्यों पर आधारित था। ये तथ्य कौन कौन से थे? पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरा जीवन संघर्ष, तीसरा समर्थ का जीवत्व मतलब प्राकृतिक वर्ण, चौथा विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता, पांचवा वातावरण के प्रति अनुकूलता और छठवां था नई जातियों की उत्पत्ति। चलिए इस सब को एक एक करके डिटेल से चित्र सहित आपको समझा देते हैं। तो देखिए पहला है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। तो समस्त जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता पाई जाती है। यानी जितने भी जीवधारी हैं सभी संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता रखते हैं। जैसे एक समुद्री सीपी 60 लाख अंडे प्रति वर्ष देती है। जो समुद्र में सीपी पाई जाती है वो 60 लाख अंडे प्रति वर्ष देती है। मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.7 करोड़ अंडे देती है। पूरे जीवन काल में कितने अंडे? 2.7 करोड़ अंडे देती है। ओएस्टर एक जनन काल में 10 लाख अंडे देती है। जो ओएस्टर है ये एक जीवन काल में 10 लाख तक अंडे देती है। इसी तरह से लीवर फ्लूक लगभग 1500 अंडे प्रतिदिन देती है। इतनी बड़ी संख्या में संतानोत्पत्ति के बाद भी प्रत्येक जात की आबादी लगभग स्थिर रहती है। कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न होते हैं फिर भी आबादी लगभग स्थिर रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से जीवों की बहुत सी संतानें वयस्क बनने या उससे पहले ही किसी कारण से नष्ट हो जाती हैं। मतलब बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कारण से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न जीवों की संख्या में इस प्रकार से संतुलन बना रहता है। यानी अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या में इस प्रकार से संतुलन स्थापित रहता है, बना रहता है। अगला है जीवन संघर्ष, या इसे ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा जाता है। तो जो जीव होते हैं प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी जीव हो उस जीव को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। और यह जीवन संघर्ष प्रत्येक जीव की भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी भ्रूण की अवस्था से लेकर के पूरे जीवन भर ये जीवन संघर्ष चलता ही रहता है, स्ट्रगल चलता ही रहता है। अतः अपार जनन क्षमता के बाद भी जीवन संघर्ष के बाद सीमित संख्या में ही जीव वंश वृद्धि कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि जीवों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और जीवित रहने के लिए आपस में संघर्ष करना पड़ता है। भाई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, जीवित भी रहना है तो आपस में संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसी स्पर्धा को, इसी संघर्ष को जीवन संघर्ष कहा जाता है। और जीवन संघर्ष में 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं। पहला सजातीय संघर्ष। इसमें क्या होता है? यह एक ही जाति के सदस्यों के बीच का संघर्ष है। जो सजातीय संघर्ष है वो एक ही जाति के बीच का संघर्ष होता है और एक जाति के सदस्यों की आवश्यकताएं लगभग समान होती हैं। अगर एक ही जाति के सदस्य हैं तो उनकी आवश्यकताएं समान होंगी, एक जैसी होंगी। इनमें मुख्यतः उपयुक्त स्थान हो, भोजन हो, जनन हो, इसके लिए संघर्ष होता है। और यह संघर्ष सबसे जटिल होता है, सबसे कठिन होता है, क्योंकि सजातीय संघर्ष है। फिर दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष। तो यह एक ही स्थान पर रहने वाली विभिन्न जातियों के जीवों के बीच का संघर्ष होता है। अब ये अलग अलग जातियों के जीवों के बीच है, एक ही स्थान पर रह रहे हैं लेकिन जातियां कैसी हैं? अलग अलग हैं। उसमें जातियां एक थी, इसमें जातियां अलग अलग हैं, इनके भी संघर्ष हो रहा है। इसमें उपयुक्त वास स्थान, वायु, जल और प्रकाश आदि के लिए जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है या आदि के लिए लड़ाई होती है। फिर अगला है वातावरणीय संघर्ष। तो सभी जीव पर्यावरण की विषमताओं जैसे
अधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, बाढ़, सूखा, वायुवेग आदि से बचने के लिए भी संघर्ष करते हैं। इसे वातावरणीय संघर्ष कहा जाता है। फिर अगला है विभिन्नताएं एवं आनुवांशिकता। तो वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं केवल जुड़वा बच्चों को छोड़कर आपस में समान नहीं होती हैं। अगर एक ही माता पिता की संतानें हैं तो उनमें से जुड़वा बच्चों को छोड़ दीजिए, वो तो समान होंगे। जुड़वा बच्चों को छोड़कर जितनी भी संतानें होंगी वो समान नहीं होंगी। सजातीय हैं फिर भी समान नहीं होंगी। उनके रंग रूप में अंतर होगा, उनके आकार में अंतर होगा, उनकी संरचना में अंतर होगा, उनके कार्य करने में भी भिन्नता पाई जाएगी, यानी कार्यकी में भी भिन्नता होगी। तो ये सभी भिन्नताएं इन्हें अपने माता पिता से वंशागत रूप में मिलती हैं। ये जो भिन्नताएं मिली हैं ये भिन्नताएं वंशागत होती हैं, या कहीं माता पिता से मिलती हैं। और कुछ भिन्नताएं जीव विकास के लिए लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होती हैं। अब उनमें से कुछ तो लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक भी होती हैं। धीरे धीरे लाभदायक भिन्नताएं स्थायी होकर संतानों में चली जाती हैं। अब जो लाभदायक भिन्नताएं होती हैं, जो लाभदायक वेरिएशंस होते हैं, वो धीरे धीरे स्थायी होते हैं और स्थायी होकर संतानों में ट्रांसफर होते हैं, चले जाते हैं, या कि वंशागत होते हैं कह लीजिए, जिससे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जब कई सारी भिन्नताएं इकट्ठा हो जाती हैं तो वो नई जाति बन जाती है, ये कहने का मतलब है। तो इसमें कुल मिलाकर के डार्विन ने बताया कि एक ही जाति के सभी जीवों में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है, कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। जैसे कहा जुड़वा बच्चों को अगर छोड़ देते हैं तो इनको छोड़कर भी अगर दो सजातीय सदस्य हैं या दो एक ही माता पिता की संतानें हैं तो बिल्कुल समान नहीं होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। और ये जीवों की जो भिन्नताएं हैं ये वंशानुगत होती हैं, माता पिता से मिलती हैं। और कुछ भिन्नताएं जीवन संघर्ष में लाभदायक होती हैं और कुछ हानिकारक होती हैं, ये बताया। और लाभदायक भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं, यानी एकत्रित होती हैं, वो लक्षण एकत्रित होते रहते हैं और फिर एक नई जाति का विकास कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट है समर्थ का जीवत्व या योग्यतम की उत्तरजीविता। आपको बता दें कि योग्यतम की उत्तरजीविता को ही प्राकृतिक चयन भी कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। तो डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जिनकी रचना उनके पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप होती है। यानी स्ट्रगल जो करते हैं उस स्ट्रगल में, जीवन संघर्ष में वही जीव सफल पाए गए हैं जिनकी रचना यानी स्ट्रक्चर और पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप है, यानी उस अनुकूल बन गए हैं। मतलब वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूल जीव ही कहते हैं कि शक्तिशाली बने रहते हैं, जो पूर्णतः वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। और जीवन संघर्ष में वही विजयी होते हैं, इसीलिए जीवित भी रह पाते हैं। तो इन्होंने ये बताया। और क्या कहा, अधिक सफल जीवन व्यतीत करने वाले जीव योग्यतम जीव कहलाते हैं। और जो जीव अधिक सफल जीवन जीते हैं उन्हें ही योग्यतम जीव कहा जाता है, फिटेस्ट जीव कहा जाता है। योग्यतम यानी फिटेस्ट जीव कहलाते हैं। और ये स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश या जाति को चलाने में अधिकतम योगदान देते हैं। और इनकी स्वस्थ संतानें भी होती हैं क्योंकि अधिक शक्तिशाली होते हैं, योग्य होते हैं, इसलिए इनकी संतानें भी स्वस्थ होती हैं। और स्वस्थ संतान उत्पन्न करके जो जाति को चलाने में भी मदद करते हैं या अधिकतम योगदान देते हैं। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा। मतलब इसी को डार्विन ने क्या कहा कि प्राकृतिक चयन है, प्राकृतिक वर्ण है या नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विन ने उन सदस्यों की योग्यता माना जो सफल जीवन में सक्षम थे, यही बताया इन्होंने। मतलब स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश वृद्धि करने में योगदान देते थे, उनको क्या माना, सफल माना, योग्य माना। फिर अगली हेडिंग है बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। तो किसी भी स्थान का वातावरण सदैव परिवर्तित होता रहता है। कोई भी स्थान हो, उस स्थान का जो वातावरण होगा वो बदलता रहता है। और बदलते वातावरण में रहने के लिए जीवों को भौतिक वातावरण जैसे नमी, सूखा, तूफान, शीत, बिजली आदि से जूझना पड़ता है। अगर वातावरण बदल रहा है तो बदलते वातावरण में रहने के लिए
जीव जो हैं ये भौतिक वातावरण से जूझते हैं। भौतिक वातावरण में जैसे नमी से है, सूखा से है, तूफान से है, जाड़े से है, बिजली से है आदि से। ऐसे वातावरण में केवल वही जीव जीवित रहने में समर्थ होते हैं जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुरूप बदलने की क्षमता होती है, और अन्य सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो वातावरण के अनुकूल बन पाते हैं केवल वही जीव जीवित रहते हैं, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर अगला है नई जातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं, जिससे ये जीव अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। डार्विन ने क्या बताया था कि जो जीव होते हैं इनमें भिन्नताएं या वेरिएशंस पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती रहती हैं, और जब बहुत सारी भिन्नताएं आ जाती हैं तो ये जीव अपने पूर्वजों से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या कहा कि इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनको नई जाति का स्थान दे दिया जाता है। इतने अलग हो गए कि वो नई जाति बन गए या उनको नई जाति कहा जाने लगता है। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था। उदाहरण के लिए जैसे शेर है, चीता है, तेंदुआ है इत्यादि स्वभाव और रचना में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, और ये सभी मांसाहारी हैं। इनकी अंगुलियों पर नुकीले नखर भी होते हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका विकास किसी एक ही पूर्वज से हुआ होगा। स्पष्ट है कि नहीं? इनका विकास किसी एक ही पूर्वज से हुआ होगा, किंतु वातावरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इनमें परिवर्तन आते गए और धीरे धीरे ये परिवर्तन इतने अधिक हो गए कि तीनों ने अलग अलग जातियों का निर्माण कर लिया। प्राकृतिक वर्ण के आधार पर नई जातियों का बनना ही डार्विनवाद का उद्देश्य था। चलिए अब नव डार्विनवाद को परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका और फिर से समझा देते हैं। डार्विनवाद सर्वप्रथम सन 1859 में प्रकाशित हुआ और लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का इसमें अटूट विश्वास बना रहा। मतलब सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ? तो 1859 में प्रकाशित हुआ और 40 सालों तक वैज्ञानिक इस पर अटूट विश्वास करते रहे। इसे डार्विनवाद का भावुक काल या रोमांटिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। मतलब डार्विनवाद के प्रकाशित होने के लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का इस पर अटूट विश्वास बना रहा। इसे ही डार्विनवाद का भावुक समय कहा जाता है या भावुक काल कहा जाता है। गत सदी के प्रारंभ में डार्विनवाद के प्रति वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हुआ, जो लगभग 30 से 35 वर्षों तक रहा। जो संदेह और अविश्वास उत्पन्न हुआ ये लगभग 30 से 35 वर्षों तक रहा। इसे डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल कहा जाता है। इसे डार्विनवाद का कौन सा काल कहते हैं? अज्ञेयवादी काल कहा जाता है। अब वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास का मुख्य कारण क्या था पूछा जाए तो डी ब्रीस के प्रयोगों तथा मेंडल के आनुवंशिकी के सिद्धांतों की पुनर्खोज के बाद डार्विनवाद के तथ्य असत्य सिद्ध होने लगे। इसीलिए डार्विनवाद के प्रति वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हुआ, जिसे डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल कहा गया। बाद में डार्विन के समर्थकों ने डार्विनवाद में कुछ संशोधन किया और संशोधन करके नए वाद को प्रतिपादित किया। इस नए वाद को नव डार्विनवाद कहते हैं, अर्थात डार्विनवाद के नए रूप को ही नव डार्विनवाद कहा जाता है। मतलब पिछले कुछ वर्षों में आनुवंशिकी के नियमों तथा आनुवंशिक पदार्थ के ज्ञान और आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद को नया रूप मिला। मेंडलवाद के आधार पर डार्विनवाद की व्याख्या को ही नव डार्विनवाद कहा जाता है। आजकल इसे जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद भी कहा जाता है। जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन होने के कारण होती हैं। जो नव डार्विनवाद था इसमें क्या बताया इन्होंने कि नई जाति की जो उत्पत्ति है वो पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण होती हैं। और जीन्स में जब परिवर्तन होता है तो उस जाति विशेष के आनुवंशिक लक्षणों में भी परिवर्तन होता है। उन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है।
तो नव डार्विनवाद के अनुसार पुरानी जाति से नई जाति के विकास में निम्नलिखित कारक कार्य करते हैं, जिसमें से पहला है विभिन्नताएं या वेरिएशंस। तो नव डार्विनवाद में केवल उन्हीं विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है जो जीनिक ढांचे की विभिन्नताओं पर आधारित हैं, यानी इसमें केवल उन्हीं विभिन्नताओं या उन्हीं वेरिएशंस को इंपॉर्टेंस दी गई है जो जीनिक ढांचे में विभिन्नताओं पर आधारित हैं। ऐसी विभिन्नताएं दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं। एक तो माता और पिता के गुणसूत्रों के मिलने से गुणों के नए संयोग बन जाते हैं, यानी जब माता और पिता के गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं तो गुणों के नए संयोग बनते हैं। और दूसरा, लैंगिक जनन वाले प्राणियों में युग्मक निर्माण के समय माता तथा पिता के गुण पुनः अलग अलग हो जाते हैं, यानी जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इन प्राणियों में क्या होता है, इन जंतुओं में क्या होता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उस समय माता और पिता के गुण पुनः से अलग अलग हो जाते हैं। और युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण नए प्रकार के गुणसूत्र बन जाते हैं, नए तरीके के गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। अतः बनने वाले नए जीवों में विभिन्नता आ जाती है, वेरिएशंस आ जाते हैं। फिर अगला है उत्परिवर्तन। तो जीन्स या डीएनए की संरचना में अचानक परिवर्तन होने से इनके आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। जो डीएनए है तो डीएनए की संरचना में होने वाले परिवर्तन ही उत्परिवर्तन है। और आपको बता दें कि इन्होंने इसमें यह भी बताया कि इनके बाद यानी इनके फलस्वरूप प्राणियों के लक्षणों में भी परिवर्तन होते हैं या जंतुओं के लक्षणों में भी परिवर्तन होते हैं। और अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं और बहुत कम व कभी कभी दर्शित होते हैं। मतलब क्या कहा इन्होंने कि उत्परिवर्तन जीवों के जीवन काल में कभी भी हो सकते हैं और युग्मक जनन कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन वंशागत होते रहते हैं। और ये भी बताया कि अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक सिद्ध होते हैं। फिर अगला पॉइंट है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो जीवों की ऐसी लाभप्रद भिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जिनके कारण जीव बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त व समर्थ होते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि लाभप्रद भिन्नताओं और उत्परिवर्तनों को स्थापित करने में प्राकृतिक वर्ण सहायक या महत्वपूर्ण होता है। मतलब ऐसी वेरिएशन या विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जो वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त और लाभप्रद हैं, लाभदायक हैं, उनको स्थापित करने की क्रिया को ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है और यह विभिन्नताओं की वंशागति में सहायक होता है। फिर अगला है जातियों का पृथक्करण। तो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अवरोध जैसे नदियां, पर्वत, सागर आदि जीवों के अंतः प्रजनन को रोकते हैं। ये क्या करते हैं? जीवों के अंतः प्रजनन को रोकते हैं, इंटरब्रीडिंग को रोकते हैं, जिसमें जीवों का व्यक्तित्व बना रहता है। यानी इससे क्या होता है कि जीवों का व्यक्तित्व बना रहता है, परंतु पृथक पृथक प्राकृतिक वासों में रहने के कारण जीव अपने को उसी के अनुकूल बना लेते हैं। क्योंकि अलग अलग प्राकृतिक आवासों में रहते हैं, अलग अलग वातावरण में रहते हैं, जिससे जीव क्या करते हैं? अपने को उसी के अनुकूल बना लेते हैं, उस माहौल में ढल जाते हैं, उसी के अनुसार एडॉप्टेशन उनमें आ जाता है और अनुकूलन के फलस्वरूप नई उपजातियां तथा जातियों का विकास होता है। और जब अनुकूलन होता है तो उसमें नई नई प्रजातियां बन जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न वातावरण में पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलन होने के कारण प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियां विकसित हो जाती हैं और कुछ समय बाद ये जातियां उपजातियों में भी विभाजित हो जाती हैं। इन्हें डार्विन की प्रारंभिक जातियां कहा जाता है या डार्विन्स इंसिपिएंट स्पीसीज कहा जाता है। और जैव विकास में कोई भी एक कारण प्रमुख नहीं है, अभी तो प्रकृति में अनेक कारण संयुक्त रूप से कार्यरत रहकर जैव विकासीय परिवर्तन लाते रहते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को लैमार्कवाद, डार्विनवाद और नो डार्विनवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।